डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी केमिस्ट्री से उसके चैप्टर नंबर 2 से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके एक्सरसाइज में जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको जो है मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 तो कह रहा है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसके पीएच का संभवतः मान क्या होगा। ऑप्शन है ए 1, बी 4 और सी 5 और डी 10। तो हम जानते हैं कि किसी भी बिलियन का पीएच वैल्यू जितना अधिक होता है वह बिलियन उतना ही ज़्यादा क्षारीय होता है। अर्थात कि आप इसका आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि उसके पीएच का मान क्या हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होगा। तो देखिए, चूने के पानी को क्या कर देता है भाई, दूधिया कर देता है, तो उसमें कौन सा चीज़ होगा। ऑप्शन दिया है आपको NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो बाबू देखिए, इसमें लवण तो नहीं होगा, तो इसमें जो है कि आपका हो जाएगा अम्ल, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि NaOH, स्क्रीन पे आप अपना क्वेश्चन देख सकते हैं। NaOH का 3 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml ले लें तो उदासीन करने के लिए HCl उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसमें जो है आपको कहा है कि 10 ml है तो 8 ml 10 ml NaOH है। क्या कहा क्वेश्चन में कि 10 ml NaOH है तो 8 ml जो है HCl लग रहा है, तो 20 ml NaOH हो जाएगा, तो 16 ml जो है आपका HCl हो जाएगा उस बिलियन को जो है उदासीन करने के लिए। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, उपज या अपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैवी, एनालेजिस यानी पीड़ाहारी, ऑप्शन नंबर सी एंटोसिड और ऑप्शन नंबर डी एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी। तो बाबू, हमने आपको बताया था कि जब हम आपको पढ़ा रहे थे बेकिंग सोडा, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि बेकिंग सोडा का यूज जो है उपचार के लिए एंटासिड के रूप में जो है होता है, जो कि पेट की अम्लीयता को दूर करता है। तो अपच जब होता है तो व्यक्ति के पेट में जो है, रोगी के पेट में जो है अम्लीयता ज़्यादा बढ़ गई होती है, तो अपच का उपचार के रूप में जो है हम क्या यूज़ कर लेंगे भाई, तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। याद रहेगा कि हम एंटासिड का उपयोग करते हैं किसके उपचार के लिए भाई, तो अपच के उपचार के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बोर्ड पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को मेंशन किया है, लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए।
उसका ए नंबर है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड जो है दानेदार जिंक के साथ यानी जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या करता है, इसको जो है आप पहले लिखो क्या, शब्द समीकरण, और उसके बाद जो है आप इसका लिखना क्या, रासायनिक संतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए तो हम पहले देख लेते हैं कि शब्द समीकरण क्या होता है। तो शब्द समीकरण इस अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा, क्या उत्पन्न होगा, उसको जो है पहले शब्द में लिखिए। तो देखिए हमने लिखा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, मैंने शब्द समीकरण में क्या लिखा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। याद रहेगा, इससे पहले भी ये बात हम लोगों ने बहुत बार कर रखा है कि जब जिंक जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक का सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए इसको हम शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक, तो जिंक को हम Zn बोल सकते हैं, और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, यह दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो भाई क्या बनाता है भाई, तो यह Zn जो है H2 को विस्थापित कर देता है और इसका स्थान खुद ग्रहण करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना लेता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस H2 को जो है बाहर उत्पन्न कर देता है, रिलीज कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसके लिए जो रासायनिक समीकरण लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये है आपका HCl और मैग्नीशियम, तो Mg प्लस HCl बनाता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस H2। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इधर 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, Mg इधर 1 है इधर भी 1 है। अब ये तो पूरे तरह से बैलेंस्ड है, तो अभिक्रिया क्या हो गया भाई, तो Mg प्लस 2 HCl बनाता है MgCl2 प्लस H2। ठीक है, याद रहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करके जो है क्या बनाता है, तो MgCl2 प्लस H2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो भाई एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसके लिए अगर हम अभिक्रिया लिखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं Al प्लस एल्युमिनियम हो गया Al प्लस H2SO4 बनाता है हमारा क्या, SO4 अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि SO4 की वैलेंसी इस पे और एल्युमिनियम की वैलेंसी इस पे। हाँ, तो Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2। अब अगर इसको हमें करना है बैलेंस, ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो क्या करना होगा हमें, इधर में SO4 को 3 से मल्टीप्लाई, तो अब ये हो गया हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया, तो आप इधर भी कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया 6 और इधर ये हो गया हमारा 2 से मल्टीप्लाई, तो एल्युमिनियम इधर हो गया 2। तो इस तरह से जो है कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके लिए अभिक्रिया हमने लिखा और उसको बैलेंस भी किया, क्या बना हमारा 2Al प्लस 3H2SO4 बनाता है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2O। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो भाई देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जब लोहे के साथ अभिक्रिया करेगा तो लोहे के क्लोराइड और क्या करेगा भाई, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, क्योंकि हर एक जो है क्या कहते हैं अम्ल जो है अभिक्रिया करके जो है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो लोहा एक धातु है तो इससे भी जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। चलिए अभिक्रिया देख लेते हैं, तो अभिक्रिया हमारा क्या हो जाएगा
कि लोहा है तो ये हो गया हमारा Fe प्लस, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाएगा क्या भाई, तो ये हमारा बनाएगा Fe जो है H को विस्थापित करेगा और बनाएगा FeCl2, ठीक है, क्योंकि Fe फेरस की वैलेंसी होती है 2, तो ये हो गया FeCl2 और प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया Fe प्लस 2HCl बनाता है FeCl2 प्लस H2, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो फेरस क्लोराइड लोहे के क्लोराइड यानी फेरस क्लोराइड प्लस H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्लों की तरह नहीं होता, क्यों? क्रियाकलाप द्वारा जो है इसे साबित करना है। तो देखिए इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो इसके लिए जो है हमें करना होता है कि 2 परखनली लेने होते हैं या 2 बीकर हम ले सकते हैं, और उसमें जो है दोनों में अलग अलग, एक में जो है एल्कोहल का विलयन और दूसरे में जो है आप ग्लूकोज का विलयन को रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है उन दोनों में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। एक विद्युत परिपथ ऐसा बनाएंगे जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके और उसमें जो है एक बल्ब लगा देंगे, और उसके बाद जो है दोनों ही बीकर में या दोनों ही प्रखनली में जिसमें जो है हम एल्कोहल एवं ग्लूकोज के विलयन को रखे हैं, उसमें क्या करेंगे कि दोनों में जो है बारी बारी से क्या करेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जब एक कंप्लीट सर्किट बनता है तो उस समय क्या होता है कि बल्ब जो है ग्लो करने लगता है, और बल्ब ग्लो करने लगता है तो कहते हैं कि धारा जो है पूरे तरह से परिपथ में प्रवाहित हो रही है। अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है मतलब कि जलता नहीं है, मीन्स कि परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि उस दोनों बीकर में बारी बारी से जो है दोनों परिखनली में जिनमें हम ग्लूकोज एवं अल्कोहल को रखे हैं उनमें बारी बारी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब प्रवाहित करेंगे तो देखते ये हैं कि क्या होता है कि दोनों ही स्थिति में जो है बल्ब जलता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वह जो है दोनों विलयन में जो यौगिक हैं वह आयनों में विघटित नहीं होते हैं, आयनों में टूटते नहीं हैं। अगर वह आयनों में टूटते तो उससे धारा प्रवाहित होती और आसानी से जो है बल्ब जल जाता। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि वह आयनों में नहीं टूटते हैं, और इसीलिए जो है जब वह आयनों में नहीं टूटते हैं इसलिए इनका वर्गीकरण जो है हम अम्लों की तरह नहीं करते हैं। देखिए हमने वही लिखा है कि 2 परखनली लीजिए, एक में अल्कोहल दूसरे में ग्लूकोज विलयन लीजिए, और फिर एक विद्युत परिपथ बनाइए जिसमें एक बल्ब लगा हो, फिर बारी बारी से दोनों विलयनों से विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए तो देखा जाता है कि दोनों ही विलयनों में बल्ब नहीं जलता है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों यौगिक आयनों में नहीं टूटते और इसलिए इनका वर्गीकरण जो है अम्लों की तरह नहीं होता है। आई होप कि ये समझ में आ चुका है आपको अच्छी तरह से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है ना। कारण बताना है कि क्यों ऐसा होता है, तो क्यों कि आश्रित जल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए बाबू, आश्रित जल को जो है हम शुद्ध जल कहते हैं। आश्रित जल जो होता है हमारा शुद्ध जल होता है, और शुद्ध जल में कोई अशुद्धियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जब और वर्षा जल जो होता है उसमें अनेक अशुद्धियां पाई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। ठीक है, उसमें बहुत सारे अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो असल है कि जब शुद्ध जल से हम विद्युत
धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध जल जब आयनों में टूटता नहीं है, उसमें और सारी अशुद्धियाँ होती नहीं है, तो वह जो है जब आयनों में टूटता नहीं है तो उससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि वर्षा जल जो होता है उसमें अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि बहुत सारी अशुद्धियाँ उसमें पाई जाती हैं, जिसके कारण जो है जब हम उससे धारा प्रवाहित करते हैं तो वह आयनों में विघटित होती है और उससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। देखिए हमने आंसर में क्या लिखा है कि आश्रित जल शुद्ध जल होता है और शुद्ध जल आयनों में नहीं टूटते, इसलिए आश्रित जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है भाई? कुचालक होता है, मीन्स कि इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, जबकि वर्षा का जल में CO2 तथा अन्य बहुत सी अशुद्धियाँ मिली होती हैं और इसलिए जो है वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है। याद रखेंगे कि शुद्ध जल यानी आश्रित जल जो है उसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, जिसके कारण जो है वो आयनों में विघटित नहीं होता है, इसलिए जो है इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि और शुद्ध जल जो वर्षा जल जो होता है उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती है और वो आयनों में विघटित होते हैं, अर्थात उससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए जो है वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है, जबकि आश्रित जल विद्युत का कुचालक यानी कि विद्युत का सुचालक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्यों? तो भाई इसलिए जो है अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जब जल की अनुपस्थिति में जो है अम्ल जो है विघटित नहीं होते हैं, टूटते नहीं है। किसमें भाई? आयनों में। जब तक हम अम्ल में जल को ऐड नहीं करते हैं तब तक वह आयनों में विघटित नहीं हो पाते हैं, टूटते नहीं है और इसी के कारण जो है उस जल की अनुपस्थिति में जो है अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। देखिए हमने आंसर में क्या लिखा है, तो ये लिखा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होते हैं, अर्थात आयनों में नहीं टूटते, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि जब भी जो है अम्ल जो है जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं करता है, तो जल की अनुपस्थिति में जो है वह विघटित नहीं होता है और अर्थात कि आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए जो है अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्लीय नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आई होप कि अभी क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5 बिलियन ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH का मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होता है। कौन सा बिलियन, अब इसमें आपको 5 चीजें दे दिया है, कह रहा है कि कौन सा बिलियन उदासीन होगा। तो आप बताइए कि बिलियन A, बिलियन C, बिलियन D एवं बिलियन E जिसका क्रमशः जो है आपको वैल्यू दिया है, बिलियन E का pH वैल्यू 11, बिलियन B का pH वैल्यू 1 और बिलियन C का pH वैल्यू बिलियन A का pH वैल्यू 4 और इसका 1 और इस बिलियन C का 11 और बिलियन D का 7 और बिलियन E का 9 दिया हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें कौन उदासीन होगा, कौन अम्लीय होगा तथा कौन क्षारीय होगा। तो pH स्केल जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब किसी बिलियन का pH वैल्यू 7 है तो वह बिलियन क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विलियन D जो है क्या हो जाएगा भाई? उदासीन हो जाएगा। प्रबल क्षारीय और दुर्बल, प्रबल क्षारीय यानी कि अधिक क्षारीय कौन होगा? तो जिसका जितना ही pH वैल्यू अधिक होता है वह उतना ही ज़्यादा क्षारीय होता है। तो देखिए इसमें बिलियन C का जो है क्या है भाई? बिलियन C का pH वैल्यू सबसे अधिक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिलियन C जो है प्रबल क्षारीय हो जाएगा। दूसरा आगे कह रहा है C में प्रबल अम्लीय, तो भाई जिसका जितना ही pH वैल्यू कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बिलियन B हो जाएगा हमारा जो प्रबल अम्लीय होगा, तो ये हो गया बिलियन B। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो दुर्बल क्षारीय यानी कि कम क्षारीय कौन होगा भाई? तो जिसका pH वैल्यू 7 से अधिक हो और जो है कि कम हो,
किसी और विलियन से। तो देखिए विलियन सी का जो है 11 है और इसका ई का जो है 9 है, तो 11 प्रबल हो जाएगा और ई जो है हमारा दुर्बल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा विलियन ई जो है दुर्बल क्षारीय क्षारीय हो जाएगा। दूसरा अम्लीय, तो अम्लीय कौन कौन है भाई, तो 1 है और ये 4 है और 7 तो उदासीन है। तो एक जो है कि प्रबल अम्लीय हो गया है, तो विलियन ए जो है ये हो जाएगा हमारा क्या जी, विलियन ए ये हो जाएगा हमारा दुर्बल अम्लीय। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि पीएच मानों का हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमने बढ़ते क्रम घटते क्रम, बढ़ता कब है घटता कब है, कल भी समझाए थे, पिछले क्लास में भी समझाए थे और इसके पहले जब पीएच स्केल पढ़ा रहे थे तब भी समझाए थे। तो देखिए पीएच वैल्यू को हम देखिए यहाँ पे दिया है हमारा 4, 1, 11, 7 और 9 और इसका विलियन ए है, बी है और ये सी है, ये डी है और ये है हमारा ई। तो इसमें देखा जाए तो आरोही क्रम में आपको सजाना है, मीन्स कि बढ़ते क्रम में सजाना है पीएच मान को। तो सबसे बड़ा पीएच मान 11 है, तो सबसे पहले क्या हो गया भाई सी, बढ़ते क्रम में सजाना है यानी ये सबसे छोटा होना चाहिए। अब इससे अधिक क्या है तो भाई विलियन ई, तो ये हो गया हमारा ये, उसके बाद क्या है तो विलियन डी, उसके बाद क्या है तो विलियन ए और उसके बाद क्या है तो विलियन बी। ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में आंसर। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में पीएच के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है बढ़ते क्रम में सी, ई, डी, ए, बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्नावली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। प्रश्नावली ए में हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रश्नावली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा एवं सांद्रता समान है, किस प्रश्नावली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों। देखिए भाई, तो जो प्रबल अम्लीय होता है वह उसी पदार्थ में जो है बुदबुदाहट अधिक तेजी से होती है और जो दुर्बल होगा उसमें जो है बुदबुदाहट कम होती है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो HCl और CH3COOH ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है हमारा एसिटिक एसिड। तो इन दोनों की मैं बात करूं तो इसमें जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ज़्यादा शक्तिशाली है, जबकि एसिटिक एसिड जो है ये हमारा कम शक्तिशाली अपेक्षाकृत HCl के। तो भाई इसमें शक्तिशाली कौन है, HCl है, मीन्स कि HCl में जो है सबसे ज़्यादा अधिक तेजी से जो है बुदबुदाहट होगी। देखिए आंसर में हमने क्या लिखा है कि हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत शक्तिशाली होता है एसिटिक अम्ल की अपेक्षा, इसलिए अधिक तेजी से प्रश्नावली ए में बुदबुदाहट होगी। तो इस तरह से जो है एसिटिक एसिड में जो है बुदबुदाहट तेजी से होगी, मीन्स की प्रश्नावली ए में जो है बुदबुदाहट तेजी से होगी। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपने उत्तर को समझाइए। कह रहा है कि भाई आप बताओ कि ताजे दूध का जो है पीएच मान 6 होता है। ये कह रहा है कि ताजे दूध का जो है पीएच मान 6 होता है। हाँ याद रखेंगे, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जब यह दही बनता है तो इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, इसको समझाने के लिए कह रहा है। तो देखिए जब दूध जो है जिसका पीएच मान 6 होता है उस समय पे जो है यह दूध जो है बहुत कम खट्टा होता है। ठीक है, बहुत ही कम खट्टा होता है, यानी कि इसमें स्वाद जो है खट्टेपन का तो आता है, परंतु जो है इसमें बहुत कम खट्टेपन का स्वाद आता है। लेकिन जब हम इसको दही बनाते हैं तो दही तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, और दही जो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है मीन्स कि इसका अम्लीयता का गुण जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जब अम्लीयता का गुण बढ़ेगा तो उसका पीएच वैल्यू जो है 6 से और कम हो जाएगा,
क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब बढ़ेगी तभी अम्लीयता बढ़ेगी। तो 7 से जितना ही कम पीएच वैल्यू होते जाता है उतना ही ज़्यादा सांद्रता बढ़ते जाती है हाइड्रोजन आयन की, और उतनी ही ज़्यादा अम्लीयता भी साथ ही साथ बढ़ते जाती है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि ताजे दूध का पीएच मान जो होता है 6 होता है। जब यह दूध दही में बदलता है तो यह अत्यधिक खट्टा हो जाता है, जिसके कारण इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। देखिए आंसर में हमने क्या लिखा है कि ताज़ा दूध बहुत कम खट्टा होता है, इसलिए इसका पीएच मान 6 होता है, जबकि दही बन जाने पर इसमें खट्टापन ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। याद रखेंगे कि दूध जो है जिसका पीएच मान 6 होता है वह कम खट्टा होता है, जब दही बनता है तो ये अधिक खट्टा हो जाता है, जिसके कारण इसका पीएच मान 6 से घटकर और कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है एक ग्वाला जो है ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या करता है भाई? ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। क्वेश्चन नंबर ए दिया है इसमें कि ताजा दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाता है? ठीक है, वह ग्वाला जो है उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर जिसका पीएच मान, जिस दूध का पीएच मान 6 होता है उसको बदलकर क्षारीय क्यों बना देता है? तो देखिए ताजा दूध का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है, उसमें जो है खट्टापन 9 के बराबर होता है। लेकिन जब जो है हम उसको क्षारीय बना देंगे तो इससे फायदा क्या होगा? तो दूध जो है 6 होता है उसका पीएच मान, तो जब हम उसको दही बनाते हैं तो वो अत्यधिक खट्टा हो जाता है, जिसके कारण जो है उसका पीएच वैल्यू जो है बहुत ही कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए असल है कि ज़्यादा खट्टा पदार्थ भी हम लोग जो है पसंद नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो हैं कि ज़्यादा खट्टा पदार्थ, ज़्यादा खट्टा दही को लाइक नहीं करते हैं। तो उसके लिए जो है ग्वाला जो है उसमें जब बेकिंग पाउडर मिलाता है, उस दूध में बेकिंग पाउडर मिलाता है तो दूध जो है क्षारीय हो जाता है, और जब क्षारीय हो जाता है और पुनः जब उसको दही बनाता है तो उस समय वह दही जो है कम खट्टा लगता है, और इसीलिए जो है ग्वाला उस दूध में बेकिंग सोडा मिलाकर उसे थोड़ा क्षारीय बना देता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहे ताजा दूध पीएच मान 6 होता है, बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं? ठीक है, तो ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है, जब उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो उससे इसमें खट्टापन 9 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और फिर तब उस दूध को दही बनाने पर दही ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। यही कारण है कि बेकिंग सोडा मिलाकर उसे क्षारीय बनाया जाता है, यानी कि उस दूध को जो है बेकिंग सोडा मिलाकर जो है क्षारीय बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। इस दूध को दही बनने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? तो आप बताओ कि ऐसे सिंपल दूध जिसका पीएच वैल्यू 6 होता है और उसको जब हम दही बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जब हम उस क्षारीय बना देते हैं तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है भाई? तो वह 7 से अधिक बढ़ जाता है, और तब जो है हम उसको जो है दही बनाते हैं तो उस दही को बनने के लिए, दही तो खट्टा होता है और दही जो खट्टा होता है तो उसके लिए पीएच वैल्यू 7 से कम होने चाहिए, तो इसलिए जो है क्षारीय से उसको अम्लीय बनाने में जो है ज़्यादा समय लग जाता है। साधारण दूध को दही बनाने से जो है क्षारीय दूध को दही बनाने में अधिक समय लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आंसर कह रहा है कि क्योंकि यह दूध क्षारीय होता है तब इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा दही का पीएच मान 7 से कम होता है। यही कारण है कि इस दूध को ज़्यादा समय लगता है दही बनने में। आई होप कि समझ में आ चुका है पूरे तरह से कि क्यों जो है इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करें। देखिए जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पढ़ा रहे थे और उसके उपयोग बता रहे थे, उस समय आपको बताए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह आर्द्रता एवं नमी या कहें तो जल से जो है अभिक्रिया कर, तेजी के साथ अभिक्रिया कर जो है तीव्र अभिक्रिया करता है और तेजी से अभिक्रिया करके जो है कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए, यानी कि ऐसा बर्तन होना चाहिए
जिसमें आर्द्र यानी कहे तो नमी न के बराबर हो, ठीक है, यानी कि उसमें नमी नहीं होना चाहिए, और उस तरह के बर्तन में जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या लिखा गया है। कह रहा है कि क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। इसलिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाया था जब पढ़ाए थे अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया, ठीक है, और इससे पहले भी हम बहुत बार उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं तथा एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यही कारण है कि इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि 2 उदाहरण भी दीजिए, तो हमने यहाँ पे 2 उदाहरण दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। देखिए यहाँ पे ये है हमारा अम्ल, ठीक है, ये है हमारा अम्ल और ये है हमारा भस्म, और भस्म जिसे हम क्षार भी कहते हैं, भस्म से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये दोनों एक साथ अभिक्रिया करके जो है NaCl बना लेते हैं, और OH और H अभिक्रिया करके जो है H2O का निर्माण कर देते हैं। मीन्स कि उदाहरण के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, ये बैलेंस भी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये देखते हैं HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि कहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके बनाता है MgCl यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड तथा H2O। अब देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और जल तो बनाया, परंतु यह जो है अब बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें करना है HCl को डबल, Cl को जो है हमें करना है डबल, तो इसमें हमने 2 से किया मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो गया हमारा 2, और इधर हो गया हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 2, 2 2 4, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 इधर है, ऑक्सीजन 2 इधर भी हो जाएगा, और इस तरह से ये इक्वेशन होगा हमारा बैलेंस। 2HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस बनाता है MgCl2 प्लस 2H2O। क्लियर है। आई होप कि ये समझ में आ चुका है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है धोने के सोडे एवं बेकिंग सोडे के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो भाई धोने के सोडे का प्रमुख 2 उपयोग क्या होता है, तो कपड़ा की सफाई, कपड़ा की साफ सफाई में, ठीक है, यानी कह ले तो धोने में, कपड़े को धोने में, ठीक है, कपड़े को धोने में। नेक्स्ट इसका उपयोग क्या होता है भाई, तो कठोर जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में। बेकिंग सोडा का उपयोग, तो बेकिंग सोडा का उपयोग भोजन बनाने में, और दूसरा तो अपच के उपचार में किस रूप में होता है भाई, तो एंटासिड के रूप में, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिखवाए थे जब हम धोने के सोडे एवं बेकिंग सोडे के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। चलिए आई होप कि अब ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुके होंगे। आप इसको करेंगे अपने नोट्स में, इसको नोट और करेंगे इसको याद। आई होप कि अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक क्लास और हम करेंगे जिसमें इस एक्सरसाइज से हट के कुछ और आपकी किताब से हट के कुछ और बातें होंगी, जहाँ पे अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।